लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने स्टडी किया था कूलाम का नियम क्या होता है और मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि किसी भी लॉ अथवा किसी भी रूल रेगुलेशन में कुछ न कुछ कमियां अवश्य रहती हैं, बिना किसी कमी के लॉ नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से कूलाम के नियम की भी कुछ कमियां हैं जहां पर जा कर के ये फेल हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कूलाम के नियम में क्या क्या कमियां हैं, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, जिसमें से सबसे पहला निकल करके आता है कूलाम के नियम में जो कमी है वो फर्स्ट कि यह नियम जो है केवल स्थिर चार्ज के लिए अप्लाई किया जा सकता है, स्थिर चार्ज के लिए वैलिड है यानी लागू होता है। सपोज करिए कि अगर एक चार्ज स्थिर और एक चार्ज मूविंग कंडीशन में है, तो अगर मूविंग कंडीशन में होगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, और जब बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तो हम इस नियम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के यह जो कूलाम का नियम है फेल कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह केवल स्थिर चार्ज के लिए ही लागू होता है। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है कि चार्ज जो है पॉइंटेड होना चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए, यानी कि यह जो नियम है यह नियम केवल बिंदुवत आवेशों के लिए, बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। बिंदुवत मीन्स पॉइंटेड, POINTED, पॉइंटेड। अब इसका अर्थ समझते हैं। सपोज करिए कि एक चार्ज Q1 ये है, Q2 ये है, और ये इतने स्मॉल साइज में है कि ये पॉइंट की तरह से हैं। तब हम इनके बीच की एग्जैक्टली दूरी निकाल सकते हैं कि कितना होगा, यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ही चार्जों के बीच की दूरी होगी। इसलिए ये नियम पॉइंटेड चार्ज के लिए तो लागू हो सकता है, लेकिन सपोज करिए कि कुछ ऐसे चार्ज हैं जो बड़े साइज़ के हैं। एक चार्ज, एक गोला अगर ले लिया जाए, आवेशित गोला, ये भी एक आवेशित गोला हम ले लेते हैं, तो ये जो चार्ज है इसका साइज़ बहुत ही बड़े आकार का है, ये भी बड़े आकार का है। ये पॉइंटेड नहीं कहे जा सकते, बिंदुवत नहीं कहे जा सकते। इसलिए जब हम इसकी गणना करना शुरू करेंगे कि दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, तो हम दूरी कहाँ से नापेंगे? क्या दोनों के केंद्रों को ही नाप लेंगे या कहीं और से नापेंगे? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर केंद्रों की दूरी R ये गलत होगा लेना, क्योंकि जब इन दोनों चार्जों को आपस में रखेंगे तो यहाँ से चार्ज शिफ्ट होकर के इस किनारे पर प्रतिकर्षण बल के कारण यहाँ पर ओरिएंटेशन ज़्यादा हो जाएगा। इस किनारे से भाग करके चार्ज इस किनारे पर चले आएंगे और यहाँ पर चार्जों की अधिकता हो जाएगी। इस प्रकार चार्ज का जो केंद्र होगा यहाँ से बदल कर यहाँ चला आएगा और इसका केंद्र बदल कर यहाँ चला आएगा, इसलिए दूरी जो है पहले से बढ़ जाएगी, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो हम कूलाम के नियम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी यह जो नियम है केवल यानी बड़े आवेशों के लिए, बड़े आवेशों के लिए लागू नहीं होता। बड़े आवेश का मतलब हुआ साइज में, साइज में अगर बड़ा है तो लागू नहीं हो सकता है। थर्ड जो लिमिटेशन है इसका, तीसरा लिमिटेशन या कमी कह सकते हैं कि थर्ड कम लिमिटेशन ये है कि ये जो है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है। 10⁻⁻15 मीटर समझे तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है केंद्र में, और नाभिकीय दूरियों के लिए यानी नाभिक के अंदर जो है, नाभिक के अंदर यह बल प्रभावी नहीं होता, वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है। तो इसका जो रेंज है वह 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक ही
कार्य कर सकता है। इससे कम अथवा इससे अधिक ये नियम वैलिड नहीं होता है। इस तरह से कूलाम के नियम की 3 सीमाएं हैं जहाँ पर जाकर के ये फेल कर जाता है। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करने पर हमें कुछ जो है दोनों में सिमिलरिटी मिलती है और कुछ दोनों में डिफरेंस मिलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या समानता है। तो फर्स्ट इसके लिए फार्मूला आप अगर लिखते हैं तो 1/4πε0 के Q1 Q2/r², और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G m1 m2/r² है। तो यहाँ पर भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पर भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कहा जाएगा कि दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। यानी अगर कोई भी चीज़ अगर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो हम कहेंगे कि वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो दोनों ही इस नियम का पालन करते हैं, पहली समानता। दूसरी जो समानता आती है वो है केंद्रीय बल दोनों होते हैं, यानी दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स का अर्थ कि अगर कोई चार्ज है और दूसरा चार्ज उसके निकट आप लाते हैं तो हमेशा उसके सेंटर की ओर आकर्षित होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अगर देखें, सपोज करिए अर्थ है तो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, लेकिन सभी वस्तु किधर की ओर खींचते चले आते हैं, सेंटर की ओर। यानी जो भी फोर्स लगेगा वो सेंटर की ओर लगता है। इस तरह से ये कहा जाएगा कि दोनों जो है सेंट्रल फोर्स होते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है, तीसरी जो समानता है इसकी, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, और ये भी जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉन कांटेक्ट का मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के बिना कांटेक्ट में दूर भी रहें तब भी एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकते हैं। दो पिंड या दो ग्रह एक दूसरे से अगर दूर हैं तब भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इस फोर्स के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में हों, सटी हुई हों। इस तरीके से हम 3 बेसिस पर इसकी समानताएं देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में डिफरेंस हैं। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में सबसे पहला चीज़ आता है डिफरेंस कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वह दोनों नेचर का होता है, एक अट्रैक्टिव नेचर का या रिपल्सिव नेचर का। यानी ये दो आवेशों के बीच आकर्षित भी कर सकता है एक दूसरे को और प्रतिकर्षण बल भी लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव यानी प्रतिकर्षण बल की तरह भी काम करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये ओनली केवल यह अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी दो अगर पिंड रखे हुए हैं मास m1 और ये m2, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से पहला जो डिफरेंस मिलता है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का ये होता है कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है अपने चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यह चारों ओर के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि अगर दो आवेश हैं और दोनों के बीच अगर एयर है तो मैक्सिमम फोर्स काम करता है, मैक्सिमम फोर्स काम करता है। लेकिन अगर इसके बीच में अगर हम वाटर भर देते हैं या कोई अन्य माध्यम भर देते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। तो अगर कोई माध्यम भर दिया गया तो फोर्स कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने चारों ओर किस तरह का माध्यम ये चार्ज रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जबकि
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, चाहे पिंडों के चारों ओर हवा हो, जल हो या कोई भी माध्यम उपस्थित हो, इसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। उतना ही फोर्स लगेगा चाहे कोई भी माध्यम। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है दोनों में, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है, यानी यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत शक्तिशाली होता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में वह 10⁻41 गुना होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर है तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है ये 10⁻39 गुना अधिक होता है। इस तरह से दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला फोर्स 10⁻41 टाइम्स गुना होता है और ये 39 गुना 10⁻39 गुना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरेटिव यह जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि यह जो फोर्स होता है बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, और यह केवल आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंड का मतलब हुआ ग्रह, नक्षत्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि के लिए अनुभव किया जा सकता है। छोटे पिंडों के लिए हम अनुभव नहीं कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच, ये छोटी दूरियों से लेकर बड़ी दूरियों तक लागू होता है। बड़ी दूरियों तक कार्य करता है। यह भी जो है छोटी दूरियों से बड़ी दूरियों तक कार्य करता है, परंतु नाभिक के अंदर कार्य नहीं करता है। तो इस तरीके से कुछ जो है इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स में असमानताएं हैं, जबकि कुछ जो है समानताएं हैं।